Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. In today's session, we are going to discuss about some of the numerical problems on phase space. And if you have not watched our previous lectures on phase space, then you will get the link in description, and please go and watch out these videos so that you have complete idea about phase space and how to solve these type of numericals. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी वहाँ पे, ठीक है। और आज हमने नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो हमने कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस की थी एक बार वो देख लो। उस दिन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फेज स्पेस से रिलेटेड ये फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये प्रॉब्लम हमारी डिस्कस हो चुकी है। एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम एंड सम ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन फेज स्पेस। ठीक है बच्चे। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देख रखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टोटल जो फेस स्पेस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो देख लीजिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए अब हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। आई होप सो कि सभी को हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कुछ तो आइडिया होगा। इसके लिए टोटल जो एनर्जी लिखोगे बच्चे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, वो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखो, प्लस में क्या लिखोगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2mv²। उसको आप पोटेंशियल से भी लिख सकते हो, दैट इज ये 1D के लिए केस में कर रहा हूँ बच्चे, दैट इज फॉर 1D। ठीक है, दैट इज px² डिवाइड बाय 2m, दैट इज पॉसिबल। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी फिर यहाँ पे, दैट इज 1/2kx² करके हम ऐसे लेते हैं ना, ठीक है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, दैट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास px² डिवाइड बाय 2m, और ये प्लस में क्या आएगा 1/2, और ये आ गया k की वैल्यू होती है m ओमेगा² और साथ में क्या आ गया x²। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई मर्जी यूज कर लो, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये एनर्जी है, इसको मैं E लिख रहा हूँ। टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है, E एनर्जी है। इसको मैं एक बार फिर रीअरेंज कर रहा हूँ, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वैल्यू आ जाएगी kx² डिवाइड बाय 2, प्लस में क्या आ गया, दैट इज px² डिवाइड बाय 2m। बस इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके आगे पीछे लिखा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से ये जो एनर्जी है इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास kx² डिवाइड बाय 2e आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू px² डिवाइड बाय 2m इंटू में आ जाएगा e। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे इसको फिर मैं अगेन रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू आ गया x² डिवाइड बाय 2e डिवाइड बाय k। ठीक है, ये जो k अपर था उसको हमने नीचे लिखा है, ठीक है ना, दिस वन, ये जो आपका k था, ये k था, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट है प्लस में, नेक्स्ट जो साइड है वो सेम ही रहेगी, दैट इज px² डिवाइड बाय 2me हो गया। ठीक है, तो बच्चे ये जो इक्वेशन है ना, दैट इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक अपने पास इक्वेशन होती है, दैट इज द x²। चलो इसको दूसरी वे से लिखते हैं, जैसे ये लिखी हुई है, दैट इज 1 इज इक्वल टू x² डिवाइड बाय a² प्लस में y² डिवाइड बाय b², एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इट मीन्स ये जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम के लिए ये इक्वेशन निकाली है, दैट इज ऑल्सो क्या है मेरे पास, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये भी आपके पास एक एलिप्स की ही इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हमने ये डिस्कशन किया है, जो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, तो एंड रिजल्ट हमें क्या दे रही है कि वो जो टोटल प्रॉब्लम है वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम है, दैट वो इक्वेशन किसकी मिल रही है हमें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। तो इट मींस इसकी बच्चे जो फेज स्पेस डायग्राम आएगा या फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी आएगी, वो
इलिप्स से रिलेटेड होगी, ठीक है ना, एलिप्स की ही शेप की होगी, ठीक है, इन केस ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर ये फाइंड किया है, क्या फाइंड किया, यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे जो अगर कंपैरिजन करोगे इन दोनों इक्वेशंस का जो ऊपर लिखी हुई है, दैट इज दिस वन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों का बच्चे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इस कंपैरिजन से फिर आपके पास क्या निकलेगा, कंपैरिजन से अगर आप यहाँ पे देखोगे देन यू विल गेट दैट ए एंड बी, ठीक है, आप कंपैरिजन करोगे तो ए और बी की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ये नीचे मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, इसके लिए ये नीचे वैल्यू है तो ये वैल्यू दोनों कंपेयर होंगी, ये नीचे बी स्क्वायर है, इसके नीचे ये है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके मेरे पास क्या आएगा, इट मीन्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो इलिप्स की इक्वेशन आई है, फॉर दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाय के, ठीक है, एंड दूसरा मेरे पास क्या आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, क्लियर है। तो यहां से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, a मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय k, ठीक है, दोनों वैल्यूज आएंगी, जस्ट मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूं, और यहां से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2me, and these two values are very important. With respect to these two values we are going to draw our phase space trajectory, ठीक है बच्चे। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज, ठीक है, a एंड b। अब इनकी हेल्प से ही हमने जो अपनी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है वो बच्चे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आएगी वो एक एलिप्स की शेप में आएगी, ठीक है, और उस एलिप्स में हमें पता है एक आपके पास मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, उन दोनों की वैल्यूज भी हैं हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होंगी, जस्ट मैंने पॉजिटिव ही वैल्यूज लिखी है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम ड्रॉ करते हैं फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो आएगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो मेरे पास क्या आएगी, अब वो देखो। अब इस केस में बच्चे अगर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करोगे जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, सेम ही अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, सपोज करो दिस वन, ये मेरे पास कौन सी एक्सिस होगी, दैट इज योर मोमेंटम एक्सिस, ठीक है, और दूसरी साइड हमें कौन सी एक्सिस चूज करनी होगी, दूसरी साइड हमें जो पोजीशन एक्सिस है वो चूज करनी होगी। तो ये हमारे पास ये डिस्कशन होगा, ठीक है, दैट इज एक्स हो गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। ऊपर वाली साइड पी एक्स है, पॉजिटिव है, नीचे इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स हो जाएगा, और इस साइड मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमें शेप ड्रॉ करनी है वो एक एलिप्स की शेप आएगी, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को अगर सिंपलीफाई कर रहे हो जो एनर्जी इक्वेशन को, तो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो एलिप्स की इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इट मींस अगर कंपैरिजन करोगे तो आप सिंपली क्या करो, एक एलिप्स ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे उस दिन हमने बॉक्स टाइप शेप ड्रॉ की थी, आज मैं एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मान के चलो अपना एलिप्स जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ है, इस तरह से इस साइड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास इस साइड जाएगा, फिर यहाँ से इस साइड जाएगा, और फिर ये इस तरह से, ठीक है, ये एलिप्टिकल शेप बन गई, ठीक है बच्चे। तो ये एलिप्स की शेप है, उसके लिए आपके पास सेमी मेजर एक्सिस जो है ए की वैल्यू क्या है, ये वाली आपके पास क्या है, दैट इज ये ए आएगा आपका इस साइड, और ये जो आपके पास है ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो वैल्यू क्या आएगी बच्चे, दैट विल बी, ये आपके पास बी होगी, ठीक है। अब ये जो a है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय क्या आएगी, k आएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो वैल्यू आएगी ये भी है तो वही सेम है, लेकिन क्या आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय k। एंड सिमिलरली ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव मोमेंटम की वैल्यू है, तो वो क्या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ठीक है। आई होप सो कि ये डिस्कशन क्लियर होगा, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन आएगी जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सिंपलीफाई किया है, तो वो आपको क्या दे रहा है, दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो कंपैरिजन करके हम उसकी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो मेन डिस्कशन होता है ना, जो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे उसका रीजन यही होगा कि आपको जो एरोज रिप्रेजेंट करने हैं आप यहाँ पे एरोज में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरोज क्या है, मैंने उस दिन भी करवाया था, एरोज में आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि
अगर आपके पास मोमेंटम क्या है इज पॉजिटिव, ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो इट मीन जो आपके पास एरो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। बस इतना याद करो, ठीक है। अगर मोमेंटम पॉजिटिव है इट मीन्स योर एरो गोज टू राइट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये जो आपका चलो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट में मोमेंटम पॉजिटिव है ना आपकी, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगी, एक्स एक्स पॉजिटिव वाली एक्सिस है, तो यहाँ पे एरो क्या आएगा, अगर पी एक्स पॉजिटिव है तो एरो की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट वाली साइड कौन सी है, ये आपका ये साइड लेफ्ट है और ये साइड आपके पास कौन सी है, राइट है, ठीक है, ये राइट है और ये आपके पास कौन सी है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट से राइट होगा तो इसका एरो क्या आएगा, ऐसे आएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इस पॉइंट से देखो, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने आना है, ठीक है। तो अब किस साइड जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं, अब जो मोमेंटम आ गई वो किस एक्सिस में आ गई, मोमेंटम आ गई नेगेटिव के अंदर, वाई एक्सिस नीचे आ गई ना। तो अब मोमेंटम नेगेटिव है तो एरो की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। अब वो अपने आप आपने एक एरो फाइंड कर लिया तो उसके बाद में तो ये इस तरह से ही चलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये फिर ऐसे चलेगा। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में मोमेंटम पॉजिटिव है तो एरो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट होगी तो ये आपके पास आ गई एरोज की डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दिस वे आप एरोज की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो बच्चे, ठीक है। एग्जाम के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें एरोज ही आगे पीछे दे रखे होते हैं, बस एरोज के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई आपका क्वेश्चन जो है वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है कि वो एलिप्स की शेप में आएगा बट एलिप्स कौन सा आएगा वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो आई होप सो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली ये जो प्रॉब्लम है, आपको फेस पे ट्रैजेक्टरी कैसे ड्रॉ करनी, ये क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन बचता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। हाँ जी, अब देखो दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का हमने डिस्कशन पहले भी कर रखा है, इसके दो सिंपल आपके पास मेथड्स होते हैं फाइंड करने के। तो आज हम जो मेथड यूज करेंगे वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का मेथड कौन सा है, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा टोटल, दैट इज द टोटल फेज स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, टोटल फेज स्पेस प्रेजेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ठीक है। तो ये बच्चे प्रीवियस डिस्कशन जो हमने लेक्चर्स यहाँ पे इस सीरीज के अंदर लगा रखे हैं उसमें हमने ये डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, किस तरह से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करोगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देख रखे देन प्लीज बच्चे उन लेक्चर्स को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू ना टोटल फेज स्पेस प्रेजेंट। अब टोटल फेज स्पेस क्या है हमारे यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस प्रॉब्लम के लिए अपने पास जो प्रॉब्लम है वो है क्या, यहाँ पे हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स है ना। तो एलिप्स के लिए टोटल यहाँ पे फेज स्पेस इस पॉइंट से लेकर मान के चलो इस पॉइंट से आप शुरुआत कर रहे हो, दैट इज योर ए, और ये आपके पास बी पॉइंट है, दैट इज सी एंड दैट इज डी, ए बी सी डी ए। टोटल आपके पास कितना फेज स्पेस अवेलेबल है, तो ये बच्चे किसके इक्वल होगा फॉर दिस प्रॉब्लम, ये आपके पास आएगा, दैट इज यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये देखो मेरे पास ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी दैट इज पाई ए बी, ठीक है। अगर स्क्वायर वाली शेप होती है अलग टाइप का होता तो उसके इसमें हम निकाल लेते, ये आपके एलिप्स की इक्वेशन है, तो एक तो आपके पास पाई आ गया, एक आपके पास लेंथ ए है और एक लेंथ आपके पास बी है, पाई ए बी आ गया। वन सेल की वॉल्यूम मेरे पास क्या होगी, एच होगी, ठीक है, 1D के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, पाई ए बी डिवाइड बाय एच हो जाएगा, ठीक है। अब ए एंड बी की वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी हैं, ठीक है। देखो ए एंड बी की मेरे पास वैल्यूज कौन सी हैं, दैट इज ए एंड बी मेरे पास क्या है, यहाँ से देखो ये हाईलाइट कर रखा है, दैट इज ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना है, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज पुट करोगे, हाँ जी देखो अब पाई है, पाई डिवाइड बाय एच को अलग रखो, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2e डिवाइड बाय के आ जाएगा,
b की वैल्यू पुट करोगे तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m आ रहा है, ठीक है। तो अब जस्ट हमने एनर्जी के ऊपर क्या प्रोपोर्शनलिटी है जस्ट वही फाइंड करनी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर रखी है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे e रेज टू पावर हाफ है, ठीक है, ये e रेज टू पावर हाफ है, दैट इज e रेज टू पावर हाफ है, तो टोटल मेरे पास क्या आ गई, e आ गई, e रेज टू पावर 1 आ गई, ठीक है। तो इट मींस number of microstates is directly proportional to e raised to 1 in this case, that is a हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये प्रॉब्लम बच्चे किस पर्टिकुलर डिमेंशंस के लिए हमने फाइंड कर रखी है, दैट इज फॉर 1D, ठीक है। ये किसके लिए है, दैट इज फॉर 1D, ये आपके पास 1D प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि आपके पास 2D या 3D प्रॉब्लम्स हो जाएं तो इस केस में ये आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो है वो क्या आएंगे बच्चे, तो वहां पे मेरे पास क्या आएगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो ई स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यूब आ जाएगा। ये किसके लिए है, दैट इज फॉर, ये 2D के लिए है, और ये आपके पास किसके लिए हो जाएगा, दैट इज फॉर 3D के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये फोटोन वाला केस ही हो गया जो हमने पहले डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो ये वही केस है, ठीक है, फॉर 1D एंड 2D एंड 3D, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है बच्चे कि आप फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो है वो कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो कैसे फाइंड करोगे, एंड पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है दैट इज योर 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है बच्चे। ये आपका टोटल प्रॉब्लम जो थी हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने 1 डायमेंशन के अंदर डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये उसकी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, ठीक है। और इस वे से आप इक्वेशन को रिलेट करोगे विद योर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम वो डिस्कस करते हैं, और आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, दैट इज नेक्स्ट है, हाँ ये देखिए, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें कितने दे रखे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है 10 रिजिड, ठीक है, और है कौन से, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये आपका गेट 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो फेज स्पेस के लिए हमने डायमेंशंस फाइंड करनी कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है बच्चे, वो है आपके पास डाई एटोमिक, ठीक है। ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है बच्चे वो मेरे पास किसके इक्वल होती है, दैट इज, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू एन डी माइनस के, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, वो डायमेंशन होती है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर टोटली बात बताया नहीं, और टोटल फेज स्पेस है 3 डायमेंशनल हो गया। और डी मेरे पास क्या है, सॉरी चलो यहाँ पे इसको अलग वे से करते हैं इसको, दैट इज एन, एन आपके पास क्या है, एन है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया मेरे पास 2, डायमेंशनल स्पेस कौन सा है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। अब 2 एटम्स हैं, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से वो दोनों ज्वाइंट है, तो दोनों के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। तो ये k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 माइनस में क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है बच्चे। आई होप सो कि ये बीएससी वगैरह के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट आता है, फर्स्ट टाइम के अंदर ही आ जाता है ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, तो ये आपने कर रखा होगा, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कर ली, दैट इज 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए आए हैं, ये जस्ट फॉर 1 मॉलिक्यूल है, दैट इज फॉर ओनली 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए है। बट व्हाट इफ यू वांट टू फाइंड अबाउट 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ द सेकंड वर्ड दैट इज यूज्ड हियर दैट इज रिजिड, the rigid meaning that the two molecules have constant distance between them, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या ले रखी है, 1 ले रखी है, क्योंकि ये इनके अंदर रिजिड दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, एंड फॉर 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, फिर फॉर 10 मॉलिक्यूल्स अपने पास क्या हो जाएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 के लिए 5 है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 10, तो ये मेरे पास कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 50। अब ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे किस स्पेस के लिए आते हैं, ये तो अपने पास है पोजीशन स्पेस के लिए, ठीक है ना। ये अपने पास है दैट इज फॉर पोजीशन स्पेस, दैट इज फॉर पोजीशन स्पेस, ठीक है। हमें किस स्पेस के लिए फाइंड कर रहे हैं बच्चे, हमें फाइंड करने हैं
वी नीड टू फाइंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यहाँ आप डिमेंशन फाइंड करनी है फेस स्पेस की, ठीक है। तो ये तो पोजीशन स्पेस आया, और फेस स्पेस की डिमेंशन क्या होती है, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कशन कर रखा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, जो हमने सिंपल डेफिनेशन ही देखी है इसकी। फेस स्पेस की जो डेफिनेशन होती है, जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उस टाइम हमने किया था कि जो आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है या पोजीशन स्पेस होता है, ठीक है, दैट इज, अगर आपके पास पोजीशन स्पेस है, वहां पे हम क्या करते हैं, पोजीशन स्पेस के लिए हमें चाहिए 3 कोऑर्डिनेट, एक्स, वाई एंड जेड। एंड फॉर अगर आपके पास फेस स्पेस है, वहां पे हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर हमने फेस स्पेस डिस्कशन करना है तो वहां पे हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, एक्स, वाई, जेड, और इनके विद रिस्पेक्ट टू इनका मोमेंटम, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। नाउ फ्रॉम these observation you can say that there are 3 coordinates required and there are 6 coordinates required. So it means phase space has double the number of coordinates than position space. तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। तो फेज स्पेस में पोजीशन स्पेस से डबल होंगे, तो यहाँ पे भी हमने पोजीशन स्पेस के लिए फाइंड कर लिया। तो अगर आप किसके लिए फाइंड करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि जो मेरे पास फेज स्पेस है उसके लिए मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, टोटल डिमेंशन आएंगे, वो मेरे पास क्या आएगा फिर, तो इट मीन्स फॉर किसके लिए हमने फाइंड करना है, फॉर दैट इज फेज स्पेस। पोजीशन स्पेस के लिए हमने कर लिया, फॉर फेज स्पेस मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे वो क्या आएंगे, इट मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल जो आपके पास फेज स्पेस के लिए 2f हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 2f करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर बच जाएगा 100, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन दोनों के अंदर रिलेशन है वो याद रखो कि पोजीशन स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे डबल होते हैं फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी, टोटल आंसर आएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इट मींस योर आंसर क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपका आंसर बच जाएगा ये 100 जो है इस केस के लिए आंसर आएगा, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो है अपनी प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है फॉर टुडे सेशन, एंड वो है ये वाली, दैट इज फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी E ऑफ द क्वांटाइज्ड रेडिएशन, ठीक है। अब देखो जस्ट प्रॉब्लम सिंपल है, जस्ट उन्होंने जो वर्डिंग यूज कर रखी है वो है क्वांटाइज्ड रेडिएशन, ठीक है। अब ये क्वांटाइज्ड रेडिएशन किसको बोलते हैं बच्चे, फोटोन को ही बोला जाता है, ठीक है ना, ये दैट इज क्वांटाइज्ड रेडिएशन। तो इट मींस हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है, फोटोन के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रिक यूज करें फोटोन के लिए, जैसे हमने उस दिन डिस्कशन किया था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमने कैसे किया था कि वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है e⁻d डिवाइड बाय s, ठीक है। तो d आपके पास क्या होता है, d तो होती है आपके पास दैट इज द डायमेंशंस, ठीक है, ये तो डायमेंशनल स्पेस कौन सा है, और s जो होती है दैट इज द पावर ऑफ मोमेंटम, वो आपके पास पावर ऑफ मोमेंटम होती है। तो अगर ये यूज करोगे अच्छा दूसरा फोटोन के केस में, इन केस ऑफ फोटोन एनर्जी दैट इज इक्वल टू पीसी, क्लियर है। तो एनर्जी पीसी होती है, तो दैट मींस पावर ऑफ मोमेंटम क्या है, 1 है, इट मींस इस केस के लिए एस की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 1 आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे यूज करोगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻, क्या आ गया, डिमेंशन होगी 3 डिमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 3 डिवाइड बाय क्या आ गया 1, इट मींस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻3 आ गया। हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होती है कल भी किया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, e⁻पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये तो हमें एक इंट्यूशन हो चुकी है कि एक जस्ट हमने आइडिया ले लिया कि इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर आएगी। अब दो ऑप्शन है ई स्क्वायर वाले, एक तो आपका सेकंड ऑप्शन है और एक आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इट मींस ये थर्ड वाला तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इट मींस अब हमें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टोटल जो है प्रॉब्लम वो सोल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका हम आंसर नहीं दे सकते, मे बी आंसर नन ऑफ दीज हो, ठीक है, और हो सकता है इन दोनों में से कोई हो, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो अपना एग्जैक्ट है। अगर ऐसा होता ये 3 ऑप्शन अलग होते, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ई स्क्वायर है, तो वो अपना आंसर होता, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू नीड टू डिराइव द कंप्लीट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड करोगे, अब इस चीज को देखो, ठीक है।
अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें फोटोन दे रखा है, ठीक है। तो फोटोन के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, फोटोन है। अब फोटोन के लिए मेरे पास बच्चे एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी जो है वो है मेरे पास पीसी। हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करनी है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो v इंटू 4/3 पाई पी क्यूब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी पीसी है तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, p इज इक्वल टू E डिवाइड बाय सी। इस P की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो क्या आ जाएंगी, दैट इज 4 पाई V डिवाइड बाय 3 और साथ में आ गया h क्यूब और साथ में मेरे पास है p क्यूब। अब p क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, E डिवाइड बाय सी, इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल सॉल्व करो, ये क्या आ गया 4 पाई V डिवाइड बाय 3 सी क्यूब एच क्यूब और साथ में क्या आएगा, ई क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करोगे तो वो मेरे पास क्या आ गई, ये टोटल एक्सप्रेशन हो गया। चलो ये तो आपका, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आ गया 4 पाई वी डिवाइड बाय 3 सी क्यूब एच क्यूब और साथ में मेरे पास क्या है, ई क्यूब है, ठीक है। बट वी नीड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है बच्चे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको सिंपल बोल रखा है कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड करोगे तो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी, फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करोगे 4 पाई वी डिवाइड बाय 3 सी क्यूब एच क्यूब तो वैसे आ जाएगा, अब ई क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आगे आ गया और ई रेज टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होती है बच्चे, वो पार्टिकुलर रेंज के अंदर हम फाइंड करते हैं, ई टू ई प्लस डी ई, ठीक है। या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है म्यू से लेकर म्यू प्लस डी म्यू, ठीक है। तो इस टाइप से फाइंड होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, इट मीन्स व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 4 पाई वी डिवाइड बाय सी क्यूब एच क्यूब और साथ में मेरे पास क्या आ गया, दैट इज ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। अब यहाँ पे क्या है, हमें ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन देखिए, 4 पाई वी वाला ऑप्शन है कोई, दैट इज, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है 4 पाई वी एग्जैक्ट ऑप्शन आ रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो आपका फोटोन होता है ना, वो पोलराइजेशन शो करता है, ठीक है ना, उसका बिहेवियर जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है फोटोन का। तो इसीलिए इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई है ना, ये मान लो ये राइट साइड वाली है, ऐसी ही सिमिलर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करेंगी सेम सेम नंबर से, ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा ये डबल आएगा, इसका आंसर 2 होगा ना कि 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो वो यही होता है फोटोन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, दैट इज, यहाँ पे जो फोटोन है ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर, ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ फोटोन, ठीक है। इस फोटोन का ट्रांसवर्स नेचर होता है, इसीलिए आपके पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आएंगी वो क्या आएंगे, आपके पास इस टोटल वैल्यू का डबल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई वी डिवाइड बाय सी क्यूब एच क्यूब और साथ में क्या आ गया, ई स्क्वायर। देखो आंसर में ई स्क्वायर तो आ रहा है, वो हमने स्टार्टिंग में ट्रिक से ही फाइंड कर लिया था, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 8 पाई वी डिवाइड बाय सी क्यूब एच क्यूब और साथ में मेरे पास क्या है, ई स्क्वायर है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास आंसर आ गया, टोटल फाइनल आंसर है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड जो आपका ऑप्शन था वो आपका क्या है, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। अभी आप फ्रीक्वेंसी रेंज से भी कर सकते हो, अगर आपको वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 0 से लेकर, आप इस साइड म्यू वाली साइड भी होती है और इस साइड माइनस म्यू से भी शुरू होती है, ठीक है ना, वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वो नंबर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ फोटोन। नॉर्मल पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं होगा, बट फोटोन के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर के कारण आपके पास जो भी डेंसिटी ऑफ स्टेट आपने फाइंड कर रखी है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ फोटोन, ठीक है। आई होप सो के बच्चे ये तीनों जो हमने प्रॉब्लम्स आज डिस्कस की हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम, उसके बाद में जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किए थे, ठीक है, इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, वो भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से फाइंड कर रखे हमने, यहाँ पे 100 आंसर आया था, और ये जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है
ये भी फोटोन वाला न्यूमेरिकल है। आई होप सो क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो देन फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेशन, ठीक है, अंडर योर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लाई कर सका तो जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर तो जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना है वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू बच्चों।